साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखेंगे जो कि बोर्ड पेपर की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें हम टॉप 5 न्यूमेरिकल को करेंगे जो कि चैप्टर 1 से बिलोंग करते हैं। तो चलिए, सवाल लगाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है फार्मूला। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण फार्मूले देख लेते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले इस प्रकार से हैं। जैसे पहला है Q बराबर NE, यानी यहाँ पर जो Q है जी आवेश है। तो आवेश बराबर क्या होता है NE, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या इंटू इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो पहला फार्मूला है Q बराबर NE। ये जो फार्मूले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी न्यूमेरिकल में इनकी हमें जरूरत पड़ती है और कभी कभी बहुविकल्पी प्रश्नों में भी पड़ जाते हैं। तो इसलिए हम इनको अच्छे से करेंगे। तो पहला है Q बराबर NE। सेकेंड फार्मूला है कूलाम का नियम, या फिर दो बिंदु आवेशों के मध्य अगर आपको बल ज्ञात करना हो तो क्या फार्मूला होता है F बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो F बराबर होता है 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये कूलाम का नियम हो जाता है या फिर दो बिंदु आवेशों के मध्य बल का फार्मूला हो जाता है। नेक्स्ट फार्मूला है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, कि हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना हो तो फार्मूला होता है E बराबर F अपॉन Q0। लेकिन जब हमें बल दिया गया हो, Q0 दिया गया हो, Q0 क्या है, परीक्षण आवेश है, तो फार्मूला हो जाएगा E बराबर F अपॉन Q0। नेक्स्ट हमारा फार्मूला है कि बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर ज्ञात करनी हो तो बिंदु आवेश के कारण अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो फार्मूला होता है E बराबर 1/4πε0 इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर। क्या होता है, E बराबर 1/4πε0 इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। तो वैद्युत द्विध्रुव जो आघूर्ण होता है इसे P से रिप्रेजेंट करते हैं। P बराबर होता है Q इंटू 2L। P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L होता है। तो यहाँ पर जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है इसे आपको अच्छे से कवर करना है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि दो बिंदु आवेश जो होते हैं विपरीत होते हैं, उनके बीच की जो अल्प दूरी अगर 2L होती है तो उससे हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। तो P बराबर होता है Q इंटू 2L। नेक्स्ट फार्मूला है वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, कि हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है, हमने इसको घुमा दिया तो घुमाने में किया गया जो कार्य होगा, कितना घुमाया, थीटा घुमाया है, तो घुमाने में जो किया गया कार्य होगा वो होगा W बराबर PE ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। W बराबर PE ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म आघूर्ण का, कि कोई वैद्युत द्विध्रुव है उस पर काम कर रहा है बल युग्म आघूर्ण, तो बल युग्म आघूर्ण हमें ज्ञात करना है। तो बल युग्म आघूर्ण हो जाएगा टाउ बराबर PE साइन थीटा। क्या होता है, टाउ बराबर होता है PE साइन थीटा। नेक्स्ट है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये प्रूफ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो अच्छी स्थिति होती है इसमें हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसका फार्मूला होता है E बराबर 1/4πε0 इंटू 2P अपॉन आर क्यूब। तो यहाँ पर आपको मात्रक भी याद कर लेना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। नेक्स्ट फार्मूला हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में। तो अच्छी स्थिति में कहता है तो ऊपर 2P अपॉन आर क्यूब होता है, और निरक्षीय स्थिति में कहता है तो ऊपर 2P नहीं होता है, केवल P होता है। तो ये आपको अंतर याद रखना है। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये फार्मूला हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 इंटू P अपॉन आर क्यूब। ये भी हमारा प्रूफ के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फार्मूला बनेगा वैद्युत द्विध्रुव को साम्यावस्था से थीटा कोण पर रखने पर इसकी स्थितिज ऊर्जा, यानी स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला, तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा U बराबर ब्रैकेट में माइनस का PE कॉस थीटा। तो इस प्रकार से ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले थे जो कि इंपॉर्टेंट है और हमारे न्यूमेरिकल में भी कुछ यूज होंगे। तो चलिए हम न्यूमेरिकल करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 5 इंटू 10⁻⁸ कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ के हम गिवन डाटा को पता करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि 5 × 10⁻⁸ कूलाम बिंदु आवेश है, यानी ये आवेश है। Q का मान हमें दिया गया, तो सबसे पहले यहाँ पर हम डाटा गिवन डाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम डाटा गिवन में लिखेंगे कि हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, Q का मान दिया गया है। जो आवेश है वो कितना है, 5 × 10⁻⁸
कूलाम। तो ये हमें दिया गया है, इसको हम नोट कर लेते हैं। आगे कहा गया है कि बिंदु आवेश से, यानी ये बिंदु आवेश है, इससे कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। तो यहाँ पर हमें दूरी ज्ञात करनी है, अर्थात स्मॉल आर हमें ये ज्ञात करना है। और वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ई। तो ये हमें दिया गया है, कितना दिया गया है, 450 वोल्ट प्रति मीटर। तो ये हमें दिया गया है, तो इस प्रकार से लिख देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग फार्मूला डालते हैं, तो फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, तो फार्मूला हो जाएगा हमारा, यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे बिंदु आवेश के कारण, किसके कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला लगाएंगे। तो कि हमारा फार्मूला होता है E = 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r²। तो इस प्रकार से बिंदु आवेश के कारण यहाँ पर हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर हमें E की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है, 450 दिया गया है, = लगाएंगे। और यहाँ पर हम जानते हैं कि 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ क्या होती है, 9 × 10⁹ होती है। इसको आपको याद कर लेना है, ये हम न्यूमेरिकल में ये हमारा यूज होगा। तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, यहाँ पर रख देंगे 9 × 10⁹ इंटू, यहाँ पर हमें Q रखना है, तो Q की वैल्यू कितनी दी गई है, 5 × 10⁻⁻8। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई लगाएंगे क्योंकि गुणा है, अपॉन यहाँ पर नीचे है r², तो इसी की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी, तो इसको हम r² रखेंगे। अब r² यहाँ पर भाग में है, इसे इक्वल टू के दूसरी साइड में ले जाएंगे तो गुणा में जाएगा, तो हो जाएगा 450 गुणे r² यहाँ पर बचेगा 9 × 10⁻9 इंटू 5 × 10⁻⁻8। इस प्रकार से यहाँ पर लिख देते हैं। अब यहाँ पर हमें r² की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से निकालेंगे r², यहाँ से 450 गुणा में है, इक्वल टू के दूसरी साइड में जाएगा तो भाग में जाएगा, तो हो जाएगा 9 × 10⁻9 इंटू 5 × 10⁻8 अपॉन, यहाँ पर भाग में क्या आएगा, 450 आ जाएगा। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर इसे हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा r², यहाँ पर 9 का गुणा 5 में करेंगे तो 9 × 5 = 45 हो जाएगा, इंटू 10 की घात यहाँ पर 9 है और 10 की घात यहाँ पर -8 है, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, लेकिन यहाँ प्लस का 9 है और -8 है, तो प्लस का 9 और -8, 1 + 1 माइनस तो घट जाना है, तो यहाँ पर प्लस का 1 बचेगा, मीन्स 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 10 की पावर यहाँ पर 1 बचेगा, यानी कि केवल 10 बचेगा। और अपॉन यहाँ पर 450 थे, यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा r² यहाँ पर 45 यानी कि 45 बटे, नीचे भी हमारा कितना बचेगा, नीचे भी हमारा 45 ही बचेगा और ये कट के 1 आ जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा r² 1 मिल जाएगा। तो r² की वैल्यू 1 है, इस हिसाब से यहाँ पर r की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और क्योंकि ये दूरी है तो इसका मात्रक हम लोग लिखेंगे मीटर। तो हमें सवाल में r ही फाइंड करना था, यानी कितनी दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र है वो 450 वोल्ट प्रति मीटर होगा। तो हमने दूरी निकाल ली कि वो दूरी होगी 1 मीटर पर, तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा 1 मीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। यानी हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं और उन्हें एक निश्चित दूरी पर रखें, यानी कि दूरी निश्चित मान लेंगे, हम r मान लेंगे, तो उनके बीच जो लगने वाला बल है ना वो 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। और इन्हीं आवेशों को, यानी अब इन्हीं दोनों आवेशों को एक परावैद्युतांक में इतनी ही दूरी पर रखी जाए, यानी अभी दूरी r ही है, तो इस पर जो बल का मान आता है ना वो 8 न्यूटन हो जाता है। तो माध्यम का परावैद्युतांक, यानी जो हमने सेकंड टाइम में परावैद्युतांक लगाया है कि उसका मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसे फिगर में समझते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक बिंदु आवेश A है और इधर हमारा एक बिंदु आवेश B है। तो जो बिंदु आवेश A है यहाँ पर है और बिंदु आवेश B यहाँ पर है, इनके बीच की जो दूरी है वो निश्चित है। तो हमने मान लिया कि इनके बीच की जो दूरी है ना वो स्मॉल r है। कितनी है इनके बीच की दूरी? इनके बीच की दूरी स्मॉल r है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इन दोनों जो आवेश हैं A और B, इनके बीच जो लगने वाला बल है ना वो 80 न्यूटन आता है अगर इसे वायु में रखा जाए, और अगर इसी को परावैद्युतांक में रख दिया जाए तो जो बल आता है वो 8 न्यूटन का हो जाता है। तो परावैद्युतांक का मान कितना होगा हमें ये ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बल का फार्मूला लिख लेंगे। तो हमारा फार्मूला यूज होगा यहाँ पर
फार्मूला कौन सा यूज होगा बल का, F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये फार्मूला लगाएंगे हम कूलम्ब के नियम से। तो हमने मान लिया यहाँ पर जो हमारा बिंदु A पर आवेश है वो Q1 है और बिंदु B पर जो आवेश है वो क्या है, Q2 है, और इनके बीच की दूरी जो निश्चित है उसे हमने क्या मान लिया, R मान लिया। तो अब प्रश्न के अकॉर्डिंग करते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि उसे वायु में रखा जाए, कहाँ पर रखा जाए, वायु में रखा जाए, तो यहाँ लगाएंगे कि फर्स्ट शर्त के अनुसार, फर्स्ट शर्त के अनुसार जो पहली कंडीशन है उसके अनुसार क्या हो जाएगा, तो पहली कंडीशन के अनुसार जब आवेश को वायु में रखा जाए, तो यहाँ पर लिखेंगे कि जब आवेश को, जब जो हमारा आवेश है उसको कहाँ रख दे, वायु में। तो जब आवेश को वायु में रखा जाता है, वायु में रखा जाता है, तो हम निकालेंगे कि जब आवेश को वायु में रखा जाता है तब बल क्या होगा, तब बल। तो बल किसके नियम से निकालेंगे, कूलम्ब के नियम से। तो कूलम्ब के नियम से क्या हो जाएगा, F = 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम बल, हमें पता है कि जब वायु में रखेंगे तो बल कितना लगेगा, 80 न्यूटन का। तो उसकी जगह पर 80 पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमें मिलेगा 80 = हो जाएगा यहाँ पर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2, यानी पहला आवेश और दूसरा आवेश। तो आवेश तो यहाँ पर हमने Q1 और Q2 माना है, तो Q1 इंटू Q2 रहेगा, और अपान बीच की दूरी हमने क्या मानी, R, तो यहाँ पर हो जाएगा R का स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा। अब यहाँ पर आगे कह रहा है कि अब क्या करना है, अब भी हमारे पास यही दो आवेश हैं और उनके बीच की दूरी स्मॉल r ही है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि अब इसे वायु में न रख करके परावैद्युतांक में रख दिया जाए। तो जब परावैद्युतांक में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड शर्त के अनुसार, सेकंड शर्त के अनुसार। तो सेकंड शर्त क्या है, सेकंड शर्त ये है कि जब जो हमारा आवेश है उसको परावैद्युतांक में रखा जाए, तो यहाँ पर लिखेंगे जब आवेश को, जब आवेशों को, क्योंकि दो आवेश हैं, तो जब आवेशों को परावैद्युतांक कहाँ पर रखते हैं, परावैद्युतांक में रखते हैं, परावैद्युतांक में रखा जाता है, यानी परावैद्युत में रखा जाता है, तब क्या हो जाएगा, तो जब रखा जाएगा तब यहाँ पर जो बल आएगा वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा F = 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर अब की बार बल कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर अब की बार बल हो जाएगा 8 न्यूटन का। तो यहाँ से हो जाएगा 8 = 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ये तो हमारे फार्मूले से कॉमन रहेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू के लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसे हमने परावैद्युतांक में रखा है, तो परावैद्युतांक के हो जाएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से रख देंगे इंटू यहाँ पर आवेश, तो पहला आवेश हमारा Q1 था और दूसरा आवेश क्या था, Q2, तो Q1 इंटू Q2 और अपान बीच की दूरी अब भी वही है, यानी कि R स्क्वायर है। तो इस प्रकार से हमें ये समीकरण 2 मिल जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 का यूज करके हम K की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को, जो हमारा समीकरण 1 है, इसको भाग दे देंगे समीकरण 2 से, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दे देंगे। तो जब समीकरण 1 को हम समीकरण 2 से भाग देंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 80 अपॉन यहाँ पर 8 हो जाएगा = यहाँ पर पहले समीकरण 1 उतार देते हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसे हमने समीकरण 1 को उतार दिया और अपॉन इसे भाग देना है समीकरण 2 से। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट K इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब 8 से काटेंगे 80 को, यानी 8 एकम 8, 8 दहम में 80, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा = यहाँ पर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर भी है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और याद रखिएगा ये जो K है ना अपॉन में है, यहाँ पर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 1 अपान, यानी ये टोटल कैंसिल होके 1 हो गया, तो 1 हो गया अपॉन, यहाँ पर नीचे कितना मिलेगा, तो नीचे हमें मिलेगा 1/K, क्या मिलेगा, 1/K मिलेगा। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 10 = ये K ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो K आ जाएगा, यानी K की वैल्यू कितनी आ गई है, 10। तो हमें परावैद्युतांक ही तो ज्ञात करना था, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा K = 10 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से सेकंड क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि परावैद्युतांक कितना आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक निश्चित दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत बल F न्यूटन का है। इससे आधी दूरी पर स्थित दो प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल कितना होगा। तो आधी दूरी पर यहाँ पर कहा गया कि प्रोटॉन रख दिया जाए। आधी दूरी पर क्या रख दिया जाए, दो प्रोटॉन स्थित हैं, तो उनके बीच बल कितना लगेगा ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कहा गया कि एक निश्चित दूरी पर दो इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत बल, तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन होंगे और उनके बीच की जो दूरी है ना वो निश्चित है, और इस पर लगने वाला विद्युत वाहक बल कितना है, F न्यूटन का है। तो यहाँ पर फार्मूला हम लोग लगाते हैं। तो फार्मूला लगाएंगे कूलाम्ब के नियम से। किससे, कूलाम्ब के नियम से। तो कूलाम्ब के नियम से क्या हो जाएगा, तो कूलाम्ब का नियम क्या होता है, कूलाम्ब का नियम होता है F = 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2/r²। तो ये हमारा कूलाम्ब का नियम हो जाएगा। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है, तो पहले इलेक्ट्रॉनों के बीच हमें विद्युत वाहक बल निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों के बीच जो बल होगा F, वो क्या होगा। तो इलेक्ट्रॉनों के लिए हम जो बल होगा उससे Fe यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा Fe मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए = 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2/r² हो जाएगा, क्योंकि बीच की दूरी हमने क्या मानी है, r मानी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि दो प्रोटॉन जो हैं, प्रोटॉनों के बीच कितना बल लगेगा अगर दूरी आधी कर दी जाए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार जो दूरी है वो आधी कर दी जाए, यानी पहले दूरी कितनी थी, r थी, अब कितनी कर दी जाए, r/2 कर दिए जाए। तो अब जहाँ पर हमारा r था उसकी जगह पे हम क्या रखेंगे, r/2 रखेंगे। तो यहाँ पर ये r इलेक्ट्रॉन का था, यानी इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या थी। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या थी उसका आधा कर दिया जाए तो ये बन जाएगा प्रोटॉन की त्रिज्या, यानी प्रोटॉन की त्रिज्या कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या का आधा। तो इस प्रकार से आधा कर देंगे। तो अब यहाँ पर प्रोटॉन के बीच कितना आ जाएगा, तो प्रोटॉन के बीच अब बल हो जाएगा Fp, P फॉर प्रोटॉन। तो Fp = 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2/r²। r का मतलब दूरी का स्क्वायर, तो प्रोटॉनों के बीच की दूरी कितनी है, re/2 का, यहाँ पर हो जाएगा re/2, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन होते हैं इनके बीच आवेश समान होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच आवेश क्या होता है, समान होता है। तो इसलिए हम इक्वेशन फर्स्ट बोलेंगे और इसे इक्वेशन सेकेंड बोल देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हमें क्या मिलेगा, भाग करेंगे। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा Fe/Fp, यानी समीकरण 1 को हम समीकरण 2 से भाग कर रहे हैं। तो यहाँ से आ जाएगा Fe हो जाएगा Fp, यहाँ पर बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2, यहाँ पर हो जाएगा Q1 इंटू Q2/re का होल स्क्वायर, और बट्टे में यहाँ पर हो जाएगा Fp के बराबर में है 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 यहाँ पर हो जाएगा re/2 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये क्लियर हो रहा होगा। अब यहाँ पर 1/4πε0 से 1/4πε0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा Fe/Fp इक्वल टू में यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा Q1 इंटू Q2/re का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर इसके अपॉन में आएगा Q1 इंटू Q2 यहाँ पर हो जाएगा re/2 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। अब इसे और सॉल्व करेंगे तो Q1 Q2 से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा। तो ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, re/2 का होल स्क्वायर, और इसके अपॉन में ये वाला आएगा re का होल स्क्वायर। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये re/2 का होल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा re/2 का होल स्क्वायर, और अपान ये वाला बटे में पड़ा रहेगा re का स्क्वायर। तो इस प्रकार से यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा। अब यहाँ से आ जाएगा Fe/Fp इक्वल टू, यहाँ पर इसको खोलेंगे तो हो जाएगा re का होल स्क्वायर अपान, यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इसके भी अपॉन में है re का होल स्क्वायर। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। अब यहाँ से होगा क्या कि ये re का स्क्वायर इसके साथ में जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा re का होल स्क्वायर अपान ये हो जाएगा 4re का होल स्क्वायर। re का स्क्वायर से re का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा Fe/Fp इक्वल टू हो जाएगा 1/4। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या कि
4 इधर डिवाइड में है तो इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाइड में जाएगा क्योंकि इक्वल लगा है, और जो एफ पी है ये यहाँ डिवाइड में है, इक्वल टू के दूसरी साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाइड में जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 4FE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ पी के। तो 4FE इज इक्वल टू हो जाएगा एफ पी के, और हमें एफ पी ही निकालना था यानी कि प्रोटॉन पर लगने वाला बल। तो प्रोटॉन पर जो लगने वाला बल है वो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल का 4 गुना है। तो इस प्रकार से ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, उनके बीच की दूरी निश्चित है और उस पर लगने वाला बल F है, और इसी प्रकार से यहाँ पर प्रोटॉन है तो उनके बीच लगने वाला बल हमें ज्ञात करना है जबकि दूरी आधी कर दी जाए। तो दूरी आधी कर दी जाएगी तो जो बल है ना वो 4 गुना हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि दो बिंदु आवेश, पहला है 5 × 10⁻⁻19 कूलाम और दूसरा है 10 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये हमारे दो बिंदु आवेश हैं, 1 मीटर की दूरी पर पृथककृत स्थित है, यानी ये दोनों अलग अलग 1 मीटर की दूरी पर एक दूसरे से स्थित हैं। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका फिगर ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक बिंदु आवेश A है, इसकी वैल्यू दे रखी है 5 × 10⁻⁻19 यानी कि 5 × 10⁻⁻19 कूलाम है, और कुछ दूरी पर एक बिंदु B है और इसका जो आवेश है ना वो है 10 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो यहाँ पर दो आवेश इस प्रकार से हैं, दो बिंदु आवेश हैं A और B, जिनके बीच की दूरी कितनी है 1 मीटर है। तो इनके बीच की दूरी यानी A से लेकर B तक की दूरी टोटल है 1 मीटर। अब क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा, तो हमने एक रेखा से इनको जोड़ दिया, तो जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो यहाँ बीच में कोई बिंदु है, ए बी वाली रेखा पर बीच में कोई बिंदु है जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है और हमें वही बिंदु ज्ञात करना है। तो हमने मान लिया कि वो बिंदु यहाँ पर है, भाई इस रेखा में कहीं भी हो सकता है, तो हमने मान लिया कि वह बिंदु यहाँ पर है। तो उस बिंदु को हमें ज्ञात करना है, यानी उस बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो इस बिंदु की दूरी हमें ज्ञात करनी है। यहाँ पर हमने मान लिया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब करना क्या है, हमें एक बिंदु आवेश यानी कि 5 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेनी है, और बी बिंदु के कारण यानी कि 10 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश के कारण भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेनी है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला लगा करके। उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, जब हमारे पास E1 मिल जाएगा और E2 मिल जाएगा, यानी कि A जो आवेश है इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी और जो B आवेश है इसके लिए भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। तो शून्य तीव्रता अगर बीच में है इसका मतलब संतुलन की स्थिति में है। इस स्थिति में E1 बराबर होता है E2 के, तो E1 बराबर E2 रख देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम निकालेंगे कि 5 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब पहले यहाँ पर फार्मूला लिखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या हो जाएगा, E = 1/4πε0 × Q/r² हो जाएगा। तो ये हमारा फार्मूला है। तो यहाँ से हो जाएगा E = यहाँ पर 1/4πε0 Q का मान तो पता है लेकिन अभी आपको R का मान नहीं पता। R का मान का मतलब है कि इस बिंदु A से यहाँ तक की हमें दूरी चाहिए, तो यहाँ तक की दूरी हम मान लेंगे x, क्योंकि ये तो हमें दिया नहीं गया है, x मान लेंगे। तो A से लेकर के इस बिंदु का नाम हमने दे दिया O, तो A से लेकर के O तक की दूरी कितनी मानी है, x। तो जरा यहाँ ध्यान से देख के बताइए कि अगर A से O तक की दूरी x मान ली है, A से B तक की दूरी 1 मीटर है, तो बताइए कि O से लेकर B तक की दूरी कितनी हो जाएगी। तो O से लेकर B तक की दूरी हो जाएगी टोटल में से, यानी 1 में से x को हटा दिया जाए यानी कि 1 - x हो जाएगा यहाँ पर।
तो इस प्रकार से ये दोनों दूरियां आपको क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पर हम 5 × 10⁻19 कूलाम आवेश के कारण निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर इसका आवेश रखेंगे 5 × 10⁻19 कूलाम आवेश हो जाएगा, और अपान यहाँ दूरी रखेंगे ए से ओ तक की। यहाँ पर हम इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं ए आवेश के कारण, तो यहाँ पर हम रखेंगे अपॉन x का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा। अब यहाँ पर हमें निकालना है कि 10 × 10⁻19 कूलाम आवेश के कारण इस बिंदु पर ओ पर तीव्रता कितनी होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 10 × 10⁻19 कूलाम आवेश के कारण 10 × 10⁻19 कूलाम आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो यहाँ पर हम लिखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसी फार्मूले में हम रखेंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा E = 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ पर Q आवेश रखना है, आवेश कितना है 10 × 10⁻19 कूलाम आवेश है, अपॉन यहाँ पर r² यानी त्रिज्या का वर्ग, त्रिज्या कितनी है 1 - x का होल स्क्वायर है। इस प्रकार से आपको समीकरण 2 भी मिल जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड आप लोगों को मिल गया होगा। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, इसे EA बोल देंगे और इसे EB बोल देंगे, ताकि ये क्लियर रहे कि ये 5 × 10⁻19 कूलाम वाले के कारण है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये जो हमारा EB है वो 10 × 10⁻19 कूलाम आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब संतुलन की स्थिति में क्या होगा, संतुलन की स्थिति का मतलब है वह बिंदु जहाँ पर तीव्रता शून्य हो। तो अगर तीव्रता शून्य है तो इस स्थिति में जो E1 होता है और E2 होता है ना, वो बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि बिंदु O, जो बिंदु हमारा O है, पर परिणामी, बिंदु O पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, यहाँ पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है। तो शून्य है तो क्या होगा, अतः अगर शून्य है तो यहाँ से हो जाएगा EA बराबर हो जाएगा EB के, क्या होगा EA बराबर हो जाएगा EB के। तो अब यहाँ पर रख देंगे, EA की जगह पर कितना रखेंगे 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू 5 × 10⁻19 अपॉन यहाँ पर x²। तो यहाँ पर हमने EA की वैल्यू रख दी है, इक्वल टू लगाएंगे, इक्वल टू के बगल में हमें EB रखना है, EB की वैल्यू है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ से आ जाएगा 10 × 10⁻19 अपॉन 1 - x का होल स्क्वायर। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब इक्वल टू में यहाँ पर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पर भी 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा 5 × 10⁻19 अपॉन x² इज इक्वल टू हो जाएगा 10 × 10⁻19 अपॉन 1 - x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 10⁻19 से 10⁻19 कैंसिल हो जाएगा, और 5 से 10 भी कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो यहाँ पर बचा 1, यहाँ पर अपॉन में आएगा x² इज इक्वल टू, यहाँ पर केवल बचा है 2 क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 2 बचा अपॉन 1 - x का होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। अब यहाँ पर करेंगे क्या कि 1 - x का होल स्क्वायर यहाँ पर डिवाइड में है, इक्वल टू के दूसरी साइड में जाएगा तो गुणा में जाएगा, और x² यहाँ पर डिवाइड में है, ये इक्वल टू के दूसरी साइड में जाएगा तो गुणा में जाएगा। तो यहाँ पर 1 - x का होल स्क्वायर का गुणा 1 में करेंगे तो आएगा 1 - x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, और इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा x² का। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। अब यहाँ के आगे जाने के बाद हमारे पास 2 रास्ते बनते हैं, एक तो हम इसका स्क्वायर खोलें, उसके बाद हम गुणनखंड बना के x का मान निकालें, या यहाँ से डायरेक्ट भी x का मान निकल सकता है। कैसे निकलेगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 - x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के दूसरे साइड में जो है उस पूरे का भी हमें होल स्क्वायर बना देना है। तो कैसे बनेगा, तो x में तो स्क्वायर है तो उसको हम स्क्वायर में लिखेंगे। अब इस 2 का स्क्वायर कैसे लिखेंगे, तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे √2, √2 का स्क्वायर लिखेंगे, खोलेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि √2 का स्क्वायर कितना होता है 2 ही होता है। तो 2 की जगह पर हम √2 का स्क्वायर रख सकते हैं और फिर उस स्क्वायर को होल स्क्वायर में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ से हमें मिलेगा, इधर भी इक्वल टू के साइड में स्क्वायर है, इधर भी इक्वल टू के साइड में स्क्वायर है, तो यहाँ से हमें मिलेगा 1 - x इज इक्वल टू √2x। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। अब x को हम इस साइड में ले जाएंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 1 इज इक्वल टू √2x और ये प्लस का
x हो जाएगा। अब यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा हमारा √2 + 1 और यहाँ पर आ जाएगा x। अब यहाँ पर हमें √2 की वैल्यू रख लेनी है, तो √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414 होती है। तो यहाँ से हमें मिलेगा 1 इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा 1.414 और +1 और यहाँ पर बाहर बचेगा x। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा ध्यान से, जब 1.414 में 1 जोड़ेंगे तो 2.414 आ जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा 1 इक्वल टू 2.414 और यहाँ पर मल्टीप्लाइड में x है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, हमारा x की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 0.41 मीटर आ जाएगा, 0.41 मीटर इस प्रकार से ये जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि 1.0 × 10⁻⁻6 कूलाम और माइनस का 1 × 10⁻⁻6 कूलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर 2 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पर दो बिंदु आवेश हैं, एक प्लस का 1 × 10⁻⁻6 है और दूसरा माइनस का 1 × 10⁻⁻6 कूलाम आवेश है और ये दोनों एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। वैद्युत द्विध्रुव 1 × 10⁵5 वोल्ट प्रति मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि द्विध्रुव की, यहाँ पर जो द्विध्रुव है ना, उसकी स्थायी संतुलन की स्थिति में हमें स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डाटा गिवन नोट कर लेते हैं। तो डाटा गिवन में यहाँ पर हमें दिया गया है जो बिंदु आवेश Q का मान कितना है, तो बिंदु आवेश Q की वैल्यू है 1 × 10⁻⁻6। यहाँ पर 1.0 का मतलब 1 ही है, तो 1 × 10⁻⁻6 कूलाम ये आवेश दिया गया। और क्योंकि ये बात द्विध्रुव की कर रहा है तो दो बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो और विपरीत आवेश हो तो वो हमारा द्विध्रुव होता है। तो यहाँ पर Q की वैल्यू हो जाएगी 1 × 10⁻⁻6 कूलाम आवेश है। और यहाँ पर जो बीच की दूरी है वो कितनी है, तो बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर को यहाँ पर हमें चेंज करना होगा मीटर में। तो यहाँ पर हम बीच की दूरी, तो यहाँ पर एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है और इन दोनों के बीच की दूरी जब हम वैद्युत द्विध्रुव मानते हैं तो बीच की दूरी क्या मानते हैं, 2l मानते हैं। तो यहाँ पर जो बीच की दूरी दे रखी है ना, वो कितनी दे रखी है, तो बीच की दूरी यानी 2l की वैल्यू दे रखी है। तो 2l इक्वल टू यानी बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर है और सेंटीमीटर को हमें मीटर में चेंज करना होगा। तो 2l इक्वल टू 2 × 10⁻⁻2 मीटर आ जाएगा, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी यहाँ पर हमें मिल जाएगी। आगे यहाँ पर बोला गया वैद्युत द्विध्रुव जो है 1 × 10⁵5 वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में है ये। तो वैद्युत क्षेत्र E दे रखा है, E इक्वल टू क्या दे रखा है 1 × 10⁻5 यहाँ पर वोल्ट प्रति मीटर दे रखा है। हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है स्थितिज ऊर्जा यानी U बराबर हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर फार्मूला लिखते हैं। तो यहाँ पर हम फार्मूला लिखेंगे स्थितिज ऊर्जा का। तो स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है U इक्वल टू माइनस का PE cos थीटा। क्या होता है, U इक्वल टू माइनस का PE cos थीटा। और क्योंकि संतुलन की स्थिति में है तो थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा U इक्वल टू माइनस का PE, क्या मिलेगा U इक्वल टू माइनस का PE, क्योंकि cos 0 अंश की वैल्यू 1 होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको फार्मूला मिल जाएगा U इक्वल टू माइनस का PE। अब यहाँ पर हमें E तो पता है, क्वेश्चन में बता रखा है 1 × 10⁻5 है, लेकिन P नहीं पता है। तो सबसे पहले हम P निकालेंगे यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालेंगे। तो यहाँ पर हम फार्मूला लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, किसका लिखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का फार्मूला लिखेंगे। तो P इक्वल टू होता है Q × 2l, ये हम पढ़ चुके हैं फार्मूले में। तो P इक्वल टू क्या होता है, Q × 2l। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा P इक्वल टू, Q की वैल्यू कितनी है 1 × 10⁻6 × 2l, जो बीच की दूरी है, तो दूरी कितनी है 2 × 10⁻2। तो यहाँ हो जाएगा 2 × 10⁻2 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा P इक्वल टू, ये 2 1 जा 2 यानी 2 एकम 2 हो जाएगा, इंटू 10⁻6 यहाँ पर है, -2 यहाँ पर है तो माइनस का 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें P की वैल्यू मिल जाती है। P मिल गया है तो यहाँ पर हम U भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा U इक्वल टू हो जाएगा माइनस का PE, यानी कि U इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2 × 10⁻8
इंटू यहाँ पर ई रखेंगे, ई की वैल्यू है 1 इंटू 10 टू द पावर यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा u इक्वल टू हो जाएगा 2 एकम 2 यानी कि माइनस का 2 हो जाएगा गुणे 10 की घात, यहाँ पर माइनस का 8 है और यहाँ पर प्लस का 5 है तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा u मिल जाएगा, u इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2 इंटू 10 टू द पावर -3 जूल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा स्थितिज ऊर्जा किसको रिप्रेजेंट करते हैं, u से, तो स्थितिज ऊर्जा भी हमारा इस प्रकार से निकल आता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो इस प्रकार से क्लास 12 फिजिक्स के अंतर्गत ये टॉप 5 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।